प्रो बॉडी बिल्डर और अमेचर बॉडी बिल्डर में क्या डिफरेंस होता है। जब भी आप कभी नाम सुनते हो किसी भी प्रो बॉडी बिल्डर का, उसके बाद आप नाम सुनते हो कभी भी अमेचर बॉडी बिल्डर का, तो आप एक चीज़ सोच में पड़ जाते होगे कि ऐसा क्या डिफरेंस है एक प्रो बॉडी बिल्डर में और एक अमेचर बॉडी बिल्डर में। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे इन दिस वीडियो। मेरा नाम है सुशांत किशोर, फिटनेस ऑन स्काई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं मैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड वीडियो। सबसे पहली चीज़ मैं बेसिक टर्म में आपको समझा देता हूं कि प्रो बॉडी बिल्डर और अमेचर बॉडी बिल्डर होता क्या है। प्रो बॉडी बिल्डर वो बॉडी बिल्डर्स जो कि प्रोफेशनल लेवल पे आ चुके हैं, जिन्हें प्रो कार्ड मिल चुका है। अगर आप आम भाषा में बोलें तो जिन्हें प्रो कार्ड मिल चुका है वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, और जो नए बॉडी बिल्डर आए हैं और उस प्रो कार्ड को जीतना चाहते हैं ताकि वो प्रोफेशनल लीग खेल सके, वो सारे बॉडी बिल्डर अमेचर कहलाते हैं। सिंपल सी चीज़ ये है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या डिफरेंस है कि कुछ बॉडी बिल्डर्स प्रोफेशनल होते हैं और जो नए बॉडी बिल्डर है वो अमेचर होते हैं, जबकि कर तो दोनों बॉडी बिल्डिंग ही रहे हैं, लेकिन उनमें ऐसा डिफरेंस क्या है। बहुत सारे डिफरेंस है, जिनमें से टॉप के जो डिफरेंस है वो आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। सबसे पहला डिफरेंस जो ये है कि स्टेरॉइड का यूज़ आज के जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इस टाइम में स्टेरॉइड का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, खासकर अमेचर लीग में। जो अमेचर बॉडी बिल्डर होते हैं, मतलब जो जिसको आप नौसिखिया भी बोल सकते हैं, ताकि वो नए जो बंदे आ रहे हैं, नए बॉडी बिल्डर जो खेलने आ रहे हैं कंपटीशन, वो स्टेरॉइड पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड का यूज़ नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हमेशा स्टेरॉइड का यूज़ तब करते हैं जब उन्हें अपनी पीक को हिट करना होता है, यानी कि उस टाइम पे जब वो कॉन्टेस्ट की प्रेप कर रहे होते हैं और जब उन्हें स्टेज पे अपनी बॉडी का बेस्ट पीक टाइम दिखाना होता है। लेकिन अमेचर बॉडी बिल्डर हमेशा से इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड रहते हैं कि वो स्टेरॉइड का मैक्सिमम यूज़ करें ताकि उनकी बॉडी मैक्सिमम ग्रोथ कर सके और मैक्सिमम तरीके से वो अपनी बॉडी को शो करके कंपटीशन जीत सके। जबकि जो प्रो बॉडी बिल्डर है उसमें इतनी समझ आ चुकी होती है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड से ही बॉडी नहीं बनती, फूड का एक मेजर रोल होता है। इन 1997 जब रोनी कोलमन के पास उतना ज़्यादा साइज नहीं था, वो उतना जीत नहीं रहे थे, उस टाइम पे फ्लेक्स व्हीलर ने उनको एक बहुत ही ऐसी टिप दी जिसकी वजह से उन्होंने शायद इतिहास ही बना के रख दिया। वो टिप ये थी कि जो वो फूड लेते थे, वो 5 टाइम उस टाइम मील लेते थे, जितना ग्राम वो ऑन्स चिकन वो खाते थे, उससे ज़्यादा फ्लेक्स व्हीलर ने कहा कि आप एक मील और बढ़ाएं और साथ ही साथ अपनी जो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड है उसको और बढ़ाएं, ना कि स्टेरॉइड को। मैं ये नहीं कह रहा कि रोनी कोलमन स्टेरॉइड यूज़ नहीं करते थे, वो भी मैक्सिमम स्टेरॉइड यूज़ करते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी फूड रिक्वायरमेंट को इतना बढ़ा दिया कि जितना चिकन वो लिया करते थे उससे ज़्यादा वो चिकन खाने लगे, भरे हुए पेट के ऊपर भी वो खाने लगे। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होगी जिसमें रोनी कोलमन कहते हैं कि फूड इज़ एवरीथिंग फॉर गेनिंग और फलाना ढिमकाना, जो भी कुछ हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही देखा जाता है कि रोनी कोलमन हमेशा खाते हुए दिखाए गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका साइज़ ही डिपेंड किया था जब उन्होंने अपनी फूड को, अपने मील्स को एक बार और बढ़ाया था। तो ये डिफरेंस और आ जाता है प्रो बॉडी बिल्डर और अमेचर बॉडी बिल्डर में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑफ सीज़न की। जो प्रो बॉडी बिल्डर है वो प्रोफेशनल इसलिए है क्योंकि वो इतने टाइम से compete करता आया है कि उसे पता है कि ऑफ सीज़न कब जाना है। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में ऑफ सीज़न बहुत बड़ा मैटर प्ले करता है रोल, क्योंकि ऑफ सीज़न जो भी बॉडी बिल्डर ऑफ सीज़न अच्छे से कर लेता है उसका ग्रोथ पीरियड होता है वो, क्योंकि जब भी आप कोई कंपटीशन खेलते हो उस टाइम पे आपकी बॉडी बिल्कुल पीक पे होती है, बिल्कुल आपने बहुत सारी चीज़ें, कार्ब कट कर रखे होते हैं, सोडियम कट कर रखा होता है, पानी बहुत सारे बॉडी बिल्डर छोड़ देते हैं। इन सब की वजह से आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक पड़ जाती है उस टाइम पे। उस दिन तो आपके बहुत अच्छा शो होता है, लेकिन उसके बाद बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। जो भी बॉडी बिल्डर इस फेज को अच्छे से गुजार लेता है कि वो अपना ऑफ सीज़न अच्छे तरीके से शुरू कर सके ताकि वो अपनी मसल को हर साल ग्रोथ करता जाए, और साथ ही साथ उसे ये बात पता हो कि कब अगले साल के प्रेप के लिए उसे 12 हफ्ते पहले प्रिपरेशन शुरू करनी है, या 16 हफ्ते या 8 हफ्ते या 10 हफ्ते, उसे कितना टाइम लगेगा अपनी बॉडी को पीक तक ले जाने के लिए, ताकि वो पिछले के जो बाकी के हफ्ते बचे थे उसमें वो अपनी मसल्स को ग्रो कर सके, ताकि वो अगले साल जब भी स्टेज पे आए तो पहले से बेहतर, बड़ा और अच्छे कंडीशनिंग में दिखे। यही डिफरेंस है प्रो बॉडी बिल्डर और अमेचर में। अमेचर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कब उन्हें अपनी बॉडी को ऑफ सीजन पे ले जाना है ताकि वो ग्रो कर सके, फिर कब उन्हें अपने पीक को हिट करने के लिए कंडीशनिंग स्टार्ट करनी होती है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईगो लिफ्टिंग के ऊपर। ईगो लिफ्टिंग इतना ज़्यादा आज की डेट में बढ़ चुका है क्योंकि
लोग सोशल मीडिया का ऐसा ज़माना आया है कि जो भी प्रो बॉडी बिल्डर होते हैं वो जब भी कोई वीडियो डालते हैं, क्योंकि उनका बॉडी वेट, उनका बॉडी मास, उनकी मसल मैच्योरिटी, उनका टाइम ऑफ वर्कआउट, कितने सालों से वो वर्कआउट करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ऐसी स्ट्रेंथ बनी है, वो मैक्सिमम वेट मारते हैं, जो कि ट्राई करते हैं अमेचर बॉडी बिल्डर उनको कॉपी करने के लिए, क्योंकि वो उनको फॉलो करते हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं, तो सेम उसी तरीके से कॉपी करने के लिए ट्राई करते हैं। इसीलिए बहुत सारे बॉडी बिल्डर जब भी ट्रेनिंग देते हैं, जो लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स है जिनमें से फ्लेक्स व्हीलर भी एक है, वो जब भी ट्रेनिंग देते हैं तो वो एक चीज़ समझाते हैं कि कभी भी ज़िंदगी में किसी और को देखकर, किसी और के वेट में, किसी और के मारे हुए वेट को देखकर कभी ये मत सोचो कि तुम भी उतना वेट मारो, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि वो क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है, उसकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, वो कितने सालों से वर्कआउट कर रहा है, उसका मसल मैच्योरिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, जेनेटिकली चीज़ें उसे क्या मिली हुई हैं क्या नहीं। तो आप उसकी जैसी कॉपी कैसे कर सकते हो? आप अपने ऊपर डिपेंड रहो, हमेशा उतना वेट मारो जिस पे आप 8 to 10 रैप मैक्स निकाल सको पूरी जान लगा के, तो आप ईगो लिफ्टिंग पे नहीं जाओगे और बॉडी ग्रोथ कर सकती है। यही अंतर होता है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर में और अमेचर में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होता है वो जब भी स्टेज के बाद, शो के बाद ऑफ सीजन जाता है तो अपने वो ईच एंड एवरी मसल ग्रुप को ग्रो करने के पीछे पड़ जाता है। वो हमेशा ये कोशिश करता है कि स्टेज पे अपना बेस्ट शो करने की बजाय अपनी जो कमियां हैं उसको शो करने से बचाए, क्योंकि जो बेस्ट बॉडी पार्ट है वो तो आपका शो हो ही जाएगा, लेकिन आज की डेट में हर बंदा जो अपने आप को कंप्लीट करके आता है स्टेज पे, जो जजेस होते हैं वो ये देखते हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट ऐसा है किसी भी बॉडी बिल्डर का जो वीक है। तो जिस भी बॉडी बिल्डर के पास में कोई बॉडी पार्ट वीक दिखाई देता है, वो बॉडी पार्ट के कारण वो जो बॉडी बिल्डर होता है वो स्टेज को जीत नहीं पाता है, जो कि हमने देखा जब शो रोडन ने फिल हीथ को बीट किया। फिल हीथ शो रोडन से बहुत बड़े हैं साइज में, जबकि शो रोडन जो भी फ्रेम में खड़े थे उन सबसे कम थे साइज में, लेकिन फिर भी शो रोडन ने फिल हीथ को बीट इसलिए कर दिया क्योंकि फिल हीथ इतने ज़्यादा कंडीशनिंग और अपनी बॉडी का हर एक मसल इतनी अच्छे से मैच्योरनेस के साथ में हार्ड शो किया था कि उनकी बॉडी में कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही थी। जबकि फिल हीथ का जो गट था, जो उनका ब्लोटिंग पेट दिख रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फील करना पड़ा, बहुत ज़्यादा उन्हें बेइज्जती भी फील करनी पड़ी और बहुत ज़्यादा बेइज्जती के साथ उन्हें वो शो भी हारना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने 1 साल का ऑफ सीजन लिया। अपनी जो अंदर के ऑर्गन्स बढ़े थे जिसके कारण उनका पेट ब्लोटिंग हो गया था, उनको उसने ठीक किया। इस साल वो दोबारा आ रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है वो होते हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। जिनके पास कम नॉलेज वाले कोच या कम नॉलेज वाले डॉक्टर्स या कम नॉलेज उनके पास खुद भी होती है, वो होता है अमेचर, क्योंकि वो अभी नया नया सीखना शुरू है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल की डेट में जो देखा जा रहा है वो है कि ऐसा कोई भी अमेचर का शो नहीं होता, बहुत ही कम ऐसा शो है जिसमें कोई भी बॉडी बिल्डर ब्लैकआउट होके या डिहाइड्रेट होके स्टेज पे ना गिरे। क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स हम ऐसा देखते हैं कि कोई भी अमेचर बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी की पीक दिखाने के लिए, कंडीशनिंग दिखाने के लिए अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा वो डिहाइड्रेट कर लेते हैं, पानी छोड़ देते हैं, सोडियम छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी इतनी डिहाइड्रेट हो जाती है कि जैसे ही वो अपना मसल का हार्डनेस शो करने के लिए पोजिंग शुरू करते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग गेम ही पोजिंग का है, क्योंकि अगर आप पोजिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी ये शो नहीं कर पाएंगे कि आपकी बॉडी का बेस्ट पार्ट क्या है और आप दूसरों बॉडी बिल्डर से कैसे डिफरेंट है। तो पूरा गेम ही उससे पलट जाता है, जो होती है पोजिंग। तो सबसे ज़्यादा जो पोजिंग में ध्यान देते हैं, अगर उस टाइम पे वो ब्लैकआउट हो जाए, डिहाइड्रेट हो जाए, क्योंकि मसल डिहाइड्रेट होंगे तो मसल में क्रैम्प आएगा, जिसकी वजह से वो हमेशा चक्कर खा के स्टेज पे गिरेंगे। यही डिफरेंस है प्रो बॉडी बिल्डर और अमेचर में, क्योंकि प्रो बॉडी बिल्डर को पता होता है कि उसे कब पानी छोड़ना है। क्योंकि आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो मिस्टर ओलंपिया का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उस टाइम पे भी बॉडी बिल्डर पानी पी रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि 1 दिन पहले पानी छोड़ना है या 5 दिन पहले पानी छोड़ना है या 12 घंटे पहले पानी छोड़ना है, कार्ब किस तरीके से यूज़ करना है, फैट का इंटेक कैसे करना है, जो कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर मास्टर कर चुके होते हैं। लेकिन अमेचर बॉडी बिल्डर को ये बात पता नहीं होती है, जो उन्हें एक्सपीरियंस से धीरे धीरे सीखने को मिलती है। लास्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि कभी भी जो अमेचर बॉडी बिल्डर होते हैं वो रिहैब नहीं जाते हैं, रिहैब नहीं करते अपने मसल को, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक आज की डेट में ट्रेंड में चल रहा है कि रिहैब ना करना। क्योंकि अगर आप अपने मसल को रिलैक्स नहीं करोगे, अपने जॉइंट्स को, अपनी जो पूरी की पूरी बॉडी है जिसको आपने इतना अच्छे और इतना हार्ड तरीके से ट्रेन किया है, जिसकी वजह से मसल इतनी ज़्यादा शोर हो गई है, इतनी ज़्यादा टूट चुके हैं फाइबर, इतनी ज़्यादा हार्ड कर चुके हो, आप पानी छोड़ चुके हो, जब अपना पीक शो करते हो उसके बाद आपकी बॉडी इतनी वीक पड़ जाती है कि आपका मसल में क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में सोडियम वैसे ही कम होता है।
कार्ब भी आप कम कर चुके होते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ऑफ सीजन जाते हो तो आपकी बॉडी को एक रिलैक्स पीरियड की ज़रूरत होती है, जो कम से कम आपको रिहैब लेना चाहिए। अगर आप रिहैब लेते हुए अगर अच्छे से अपनी बॉडी को ट्रेन करोगे, तो जैसे हमारे डेक्स्टर जैक्सन है, उनकी एज देखिए कितनी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी मिस्टर ओलंपिया का जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होता है वो अभी भी खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अपनी बॉडी को किस तरीके से ट्रेन करना है, और साथ ही साथ रिहैब का वो परमानेंट और परफेक्ट यूज़ करते हैं। वो हर वीक में एक बार अच्छे तरीके से, या तो आप क्रायोपैट्रिक के पास जाए या फिर किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, इन दोनों में से किसी के पास भी जाए, मिनिमम एक बार आपको वीक में ये चीज़ करानी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी का जो मसल है वो थोड़ा रिलैक्स हो सके, ताकि अगली बार जब आप उसे ट्रेन करें तो रिलैक्स होने के बाद जब मसल के अंदर जो फाइबर होते हैं जब वो टियर हो, तो ग्रो करने के बाद आपकी बॉडी लॉक ना हो जाए। कई बार आप देखते हैं ना, बॉडी बिल्डर इतना ज़्यादा लॉक हो जाते हैं कि वो अच्छे तरीके से अपने हाथों पाँव को भी मूव नहीं कर पाते। यही डिफरेंस है प्रो बॉडी बिल्डर और अमेचर बॉडी बिल्डर में। ये कुछ ऐसे बड़े डिफरेंस थे जिसकी वजह से आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और एक नौसिखिए बॉडी बिल्डर, जिसको अमेचर बॉडी बिल्डर भी कहते हैं, उन दोनों में डिफरेंस आप पता लगा सकते। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।